गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी, महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज मैं हम आपको होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुछ सामान्य संक्रामक रोगों के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगी कि सामान्य संक्रामक रोग सामान्य क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और वो किस तरीके से कौन कौन से रोग किस तरीके से फैलते हैं। तो जैसे कि आप हेडिंग्स देख रहे हैं हमारी बोर्ड पर लिखी हुई है। फर्स्ट हेडिंग है खसरा। हम खसरा के बारे में आपको बताते हैं, इसके सिम्टम्स बताते हैं, इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। तो संक्रामक रोगों में से खसरे से इतने अधिक बालक ग्रसित होते हैं कि माता पिता यह समझने लगे हैं कि वह हानिकारक नहीं है, परंतु इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं। खसरा बालकों में इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि बच्चों के माता पिता समझते हैं कि ये कोई ज़्यादा हानिकारक बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर इसके बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम सामने आते हैं। विशेषतः 10 वर्ष से पहले की आयु के बालकों में यदि खसरे से ग्रसित रोगी की सावधानी से उसका इलाज परिचर्या नहीं किया जाते हैं तो अनेक गंभीर उपसर्ग यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लक्षण शुरुआती लक्षण होते हैं कि साथ जुकाम, सिर दर्द, और इस रोग के प्राथमिक लक्षण है कि रोगी अस्वस्थ अनुभव करता है और उसको बुखार आ जाता है, खांसी, छींक और नाक आँख से पानी बहने लगता है। गले या नाक में सूजन आ जाती है। रोग के चौथे दिन तक, जब तक कि छोटे छोटे दाने शरीर पर नहीं निकल आते, इस रोग को पहचानना कठिन होता है। 3 या 4 दिन के बाद दाने सर्वप्रथम माथे, कान के पीछे प्रकट होने लगते हैं और फिर समस्त पूरे शरीर में ये धीरे धीरे फैल जाते हैं। ये दाने कुछ अर्धचंद्र का आकार और कोमल होते हैं। शुरुआत में इनका रंग मटमैला लाल सा होता है और 1-2 दिन ये तेज अवस्था में रहने के बाद ये धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। इस बुखार भी हल्का हो जाता है। 8 या 10 दिन में इसकी भूसी सी उतर जाती है। ये होते हैं इसके लक्षण। और ये किस तरीके से फैलता है। इस रोग के जीवाणु अत्यंत ही सूक्ष्मदर्शी होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। वे रोगी की नाक और मुंह से निकलने वाले स्राव में रहते हैं और वायु तथा संपर्क द्वारा एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। इसका उपचार है कि बालक को स्वच्छ और हवादार कक्ष में रखना चाहिए और यदि रोगी तीव्र खांसी, जुकाम तथा ब्रोंकाइटिस के लक्षण दिखाई दें तो उसकी छाती को दिन में 2-3 बार सेक देना चाहिए या कपूर के तेल की मालिश कर देनी चाहिए। यदि त्वचा पर खुजली हो रही है, जब वो दाने निकलते हैं तो त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लगती है। यदि खुजली हो रही है तो खुजली को कम करने के लिए कार्बोनेटेड वैसलीन मलनी चाहिए। आँखों की पीड़ा को दूर करने के लिए बोरिक एसिड के घोल की 3-4 बूंदें 4-4 घंटे बाद आँखों में डालनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे खसरा के बारे में। अब हम आपको बताते हैं, जैसे सेकंड हेडिंग लिखी हुई है हमारी, कर्न फेयर, मम्स जिसे कहते हैं। यह रोग भी प्रायः विद्यालय जाने वाले आयु के बच्चों को ही होता है। यह रोग भयंकर नहीं है। जीवाणु कान के सामने नीचे वाली ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और इस स्थान पर सूजन आ जाती है। जैसा हम कहते हैं गिलसी आ गई हैं, गिलसुए हो गए हैं, कान के नीचे सूजन आ जाती है, दर्द देने लगते हैं, तो उसको कर्न फेयर कहते हैं, मम्प्स। इसमें जीवाणु अंदर जाता है और वो धीरे धीरे हमारी ग्रंथि होती है जो कान के नीचे की, उस ग्रंथि को कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। इस ग्रंथि में सूजन आने लगती है और अधोज्या ग्रंथियों को भी कभी कभी प्रभावित कर देते हैं और उनके आसपास सूजन आ जाती है और इसको भोजन निगलने में, पानी पीने में भी कठिनाइयाँ होने लगती हैं। इसका लक्षण यही दिखाई देता है कि जबड़े के कोण पर कान के नीचे दर्द होने लगता है और तनाव रहता है और कोमलता आ जाती है, मुलायम, सूजन की वजह से वो मुलायम हो जाता है और इस भाग में, और धीरे धीरे यह तनाव और कोमलता गर्दन तक फैल जाती है और मुंह खोलने और कुछ खाने पीने में बड़ी समस्या होती है। इसका उपचार ये है कि रोगी को कुछ दिनों तक दूसरों से अलग और बिस्तर में निरंतर गर्म रखना चाहिए। जब तक सूजन पूर्ण रूप से ना हट जाए हल्का भोजन देना चाहिए। गले में सूजी हुई ग्रंथियों के दर्द को कम करने के लिए उन्हें सेकना चाहिए। अब जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं आप हमारी,
थर्ड हेडिंग है स्कारलेट ज्वर। स्कारलेट ज्वर किसे कहते हैं? स्कारलेट फीवर। ये स्कारलेट का रोग प्रायः 5 से 10 वर्ष तक की आयु के बीच ही अधिक होता है। जो बालक बालिकाएं 5 से 10 वर्ष के बीच की उम्र के होते हैं उनको यह रोग अधिक दिखाई देता है, स्कारलेट ज्वर। रोग का कारण जीवाणु विशेष है जो स्ट्रेप्टोकोकस स्कारलेटाइन कहलाते हैं और गलसुए द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके लक्षण होते हैं कि ये इस रोग का आक्रमण यकायक अचानक से होता है। अचानक से पीलापन आ जाता, चेहरे पे कपकपी होने लगती, उल्टी होने लगती, गले में दर्द, चेहरे का रंग लाल हो जाता है और स्किन जो होती है हमारी चर्म में गर्मी और सूखेपन का अनुभव होता है। गर्दन तथा वक्ष स्थल पर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं और उसके बाद वे अमाशय और हाथ पैर पर फैल जाते हैं, परंतु चेहरे, हथेलियों या तलवे पर नहीं। यह लाल बिंदु जैसे प्रकट होते हैं और 7वें दिन लुप्त हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कारलेट के बारे में लक्षण। ये फैलता किस तरीके से है? 2 मिनट वेट कर लो। ये फैलता किस तरीके से है कि इस रोग का प्रसार थूक के कणों द्वारा होता है, परंतु रोगी के बच्चे के नाक और कान का स्राव भी संक्रमण के प्रसार का कारण बन सकता है। संक्रमण प्रभावित कलम, पेंसिल, कपड़ों, पीने तथा खाने के बर्तनों के प्रयोग से भी यह रोग अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है। इसका उपचार ये है कि गले के कष्ट को कम करने, गले के दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए दिन में 2 बार उसकी सिकाई की जाए। गले और नाक को स्वच्छ करने के लिए विशेष निरोधक घोल का उपयोग करना चाहिए। रोगी को 3 सप्ताह तक विश्राम करना चाहिए ताकि उसके हृदय रोग की आशंका कम हो जाए। तो ये हो गया इसका उपचार। अब हम बताते हैं, जैसा कि 4th हेडिंग लिखी हुई हमारी जर्मन खांसी, जर्मन मीसल्स। यह रोग भी जीवाणुओं का रोग है और इसके लक्षण भी खसरा और स्कारलेट ज्वर जैसे ही होते हैं। यह खसरा की अपेक्षा साधारण रोग है। इसके लक्षण दिखाई देते हैं कि इस रोग के शुरुआती लक्षण अत्यंत साधारण होते हैं, नॉर्मली होते हैं, लेकिन रोग का प्रथम और केवल एक ही लक्षण होता है, इसका दाने निकलना है, जो कि स्कारलेट ज्वर के ही समान होते हैं, परंतु इनकी अवधि कम होती है। लगभग 2-3 दिन में ये हल्के पड़ जाते हैं, दाने और खसरा जैसे होते हैं, परंतु जुकाम, खांसी के कोई लक्षण नहीं प्रकट होते। सिर में दर्द होना, उल्टी हो सकती है। गर्दन के पीछे गर्दन के पीछे जांघ और बगल की लसीका ग्रंथियां प्रायः बड़ी और कड़ी हो जाती हैं। यह लक्षण ही इस रोग में तथा खसरा और स्कारलेट ज्वर में अंतर करता है। इसका उपचार है कि जब तक ज्वर ना उतरे, बुखार ना उतरे, रोगी को शैय्या पर रहना चाहिए। शैय्या मीन्स बिस्तर पर रहना चाहिए। रोगी को भोजन हल्का एवं तरल देना चाहिए। यदि सूजी हुई ग्रंथियों में दर्द हो तो बर्फ की थैली से उसकी सिकाई कर देनी चाहिए। अब हम बताते हैं आपको 5th हेडिंग जो हमारी है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया यह रोग बच्चों पर आक्रमण करता है। विशेष 2 से 3 वर्ष की आयु के बीच के जो बालक बालिकाएं होती हैं उन पर यह अत्यंत भयानक और तीव्र गति से फैलता है। इसके लक्षण होते हैं कि इस रोग में गला सूज जाता है, गलसुए तथा कोमल तालु पर भूरी श्वेत झिल्ली पड़ जाती है और गर्दन की जो लसीका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। प्रायः स्वर यंत्र भी इससे प्रभावित हो जाता है। झिल्ली श्वास क्रिया में अवरोध उपस्थिति कर सकती है और शरीर में अनेक अंगों में लकवा मार जाना साधारण बात होती है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियां, वृक्क और स्नायु तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। कभी कभी तो हृदय की मांसपेशियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं और मृत्यु हो सकती है। उपचार में हृदय के प्रति बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। जब जीवाणु स्वर यंत्र से बढ़कर वायु नली में प्रवेश कर जाते हैं तो वायु नली की शल्य चिकित्सा और श्वास को सुगम करने के लिए एक नली को प्रवेश करने की आवश्यकता हो जाती है। नाक के प्रभावित हो जाने का भय रहता है। नाक की संक्रामकता उतनी भयानक नहीं होती पर चलती अधिक दिन तक है।
ये फैलता किस तरीके से है? इस रोग का कारण डिप्थीरिया के जीवाणु होते हैं। यह रोग अधिकांश रोगियों या रोग संवाहकों के बोलते समय, खांसते, नाक सिनकते समय हवा में फैले कणों के द्वारा ये फैलता है। इसके उपचार हैं कि रोगी की डिप्थीरिया रोग का मुख्य कारण जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष। इसके जो जीवाणु होती हैं बहुत तेज़ी से फैलते हैं और रोगी को रोग से पीड़ित कर देते हैं। रोगी को रोग निवृत्ति के 1 सप्ताह बाद तक बिस्तर पर रहना चाहिए। अगर वो डिप्थीरिया रोग से स्वस्थ भी हो गया है तब भी उसको 1 सप्ताह तक बिस्तर पर ही आराम करना चाहिए। भोजन हल्का व तरल होना चाहिए। यदि उसकी हृदय की गति तेज है तो बर्फ की थैली से ठंडक पहुंचानी चाहिए। तीव्र ज्वर में सिर तथा गर्दन पर बर्फ की थैली रख देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिप्थीरिया के बारे में। अब हम आपको बताते हैं 6th हेडिंग जो हमारी लिखी हुई है, इन्फ्लुएंजा। तो यह विषैला तत्व इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्तियों के थूक या बलगम, खांसते या छींकते समय अदृश्य कणों के रूप से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जो व्यक्ति इन्फ्लुएंजा से संक्रमित है तो उसके थूक से, बलगम से, खांसते हुए इसके मुंह से जो कण निकलते हैं उन कणों के द्वारा ये कण एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं और उससे ये इस कारण फैलता है जीवाणु द्वारा। यह रोग केवल क्षण भर के संपर्क से फैल जाता है, मतलब ये रोग जलाशय में फैल ही जाता है। इसके लक्षण हैं कि इसका आक्रमण प्रायः आकस्मिक होता है, अचानक होता है। शरीर में बुखार, सिर दर्द, हाथ पैरों और कमर में दर्द, थकान, पसीना आना, कपकपी, नाक और आँख से पानी बहना, छींक आना इसके सामान्य लक्षण होते हैं। जब ज्वर कम होता है तो रोगी अत्यधिक मानसिक शांति, बेचैनी तथा शारीरिक शांति अनुभव करता है। इस रोग के सामान्य 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है जैसे श्वसन संबंधी, मतलब इसके लक्षण प्रमुख 2 ही हैं जो जुकाम के होते हैं। सूजन फुफ्फुस तक फैल जाने के कारण निमोनिया हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है तांत्रिक संबंधी, मतलब सिर दर्द, कटी प्रदेश में पीड़ा, अनिद्रा और मानसिक घुटन। तीसरा है अमाशय संबंधी। इन्फ्लुएंजा के सामान्य लक्षणों के अतिरिक्त उल्टी और पेचिश की शिकायत हो जाती है। रोग मुक्त होने के बाद भी रोगी कुछ दिनों तक अपच में ग्रस्त रहता है। इसका उपचार ये है इन्फ्लुएंजा का कि रोगी को ज्वर उतर जाने पर भी कई दिनों तक आराम से शैय्या मतलब बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। ठंड से बचना चाहिए। गले और नाक को साधारण नमक के घोल से साफ करना चाहिए तथा गले को भाप से सेकना चाहिए। हल्का और तरल भोजन लेना चाहिए। रोग से मुक्त हो स्वास्थ्य लाभ करने के समय यदि रोगी को ठंड लग जाती है तो उसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या हृदय का रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लुएंजा के बारे में। 7वीं जो हेडिंग है हमारी वो है तपेदिक रोग। तपेदिक रोग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो यह भी अति तीव्र संक्रामक व्याधि है जिससे सबको सतर्क रहना चाहिए। सन 1882 में रॉबर्ट कोच ने यह खोजा था कि यह रोग जीवाणुओं के कारण होता है। जीवाणु शरीर के किसी भी अंग पर आक्रमण कर सकते हैं। कभी कभी तो मनुष्य सामान्यतः अस्वस्थ हो जाता है और कभी कभी रोग का प्रभाव शरीर के एक अंग को प्रभावित कर वहीं तक सीमित रहता है। तपेदिक रोग के प्रकार होते हैं कि तपेदिक रोग जब शरीर के किसी विशेष भाग पर आक्रमण करता है तो उसको विशेष नाम दिया जाता है। वह फुफ्फुस पर ही अधिक संक्रमण करता है। इस कारण इस रोग को 2 वर्गों में बांटा गया है, फुफ्फुसीय और अफुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय तपेदिक रोग मतलब फुफ्फुसीय क्षय रोग प्रौढ़ व्यक्तियों का रोग होता है और बालकों को बहुत कम होता है। इसे राज्य क्षमा भी कहते हैं। अफुफ्फुसीय तपेदिक रोग क्या होता है? अफुफ्फुसीय तपेदिक रोग में लसिका ग्रंथियों का क्षय रोग, अस्थियों तथा अस्थि संधियों का क्षय रोग, मस्तिष्क का क्षय रोग, चर्म का क्षय रोग और नेत्रों, कान तथा आँखों का क्षय रोग सम्मिलित होते हैं। तो ये हो गया हमारा तपेदिक रोग। अब हम आपको बताते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है? तो इस रोग में मस्तिष्क और मेरुदंड को, मेरुदंड मतलब हमारे कमर के बीच में जो हड्डी होती है, मेरुदंड को आच्छादित करने वाली झिल्ली पर
सूजन आ जाती है। हमारे दिमाग की अस्थियों पर और मेरुदंड पर सूजन आ जाती है। यह अत्यंत गंभीर रोग होता है। यह रोग सभी आयु के लोगों को हो सकता है, लेकिन अधिकांश यह बच्चों पर ही आक्रमण करता है। इस रोग का कारण कई प्रकार के बैक्टीरिया में से कोई एक होता है, जैसे उदाहरण के लिए मेनिनजोकोकस तथा निमोनिया और तपेदिक उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के अतिरिक्त वायरस भी इस रोग के कारण होते हैं। लगभग 10 प्रकार के वायरस मेनिनजाइट्स को उत्पन्न करते हैं। इसके लक्षण दिखाई देते हैं कि सिर में बहुत तेज दर्द होना, तेज बुखार, उल्टी होना, गर्दन और पीठ की मांसपेशियों में जकड़न अनुभव होना। कभी कभी तो रोगी मूर्छित भी हो सकता है, मतलब बेहोश भी हो सकता है। इसका उपचार है कि एंटीबायोटिक्स और सल्फेनोमाइड औषधियों का आविष्कार होने से पहले इस रोग का उपचार पहले दुर्लभ था तथा रोग के दुष्परिणाम स्वरूप नेत्र, कान तथा मस्तिष्क में स्थायी दोष उत्पन्न हो जाता था। परंतु उक्त औषधियों के प्रचलन के परिणाम बाद यदि रोग का निदान करके प्रारंभिक अवस्था में उपचार किया जाए तो रोगी को रोग मुक्त किया जा सकता है। अब ये हो गया हमारा मेनिंजाइटिस। अब हम आपको बताते हैं कि बाल स्तंभ क्या है, बाल संस्तंभ रोग क्या है। यह रोग सामान्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच के बालकों में पाया जाता है। इसका कारण भी विषाणु है जो वक्ष और कटी प्रदेश में सुषुम्ना के भूरे तत्व के पूर्ण श्रृंग को ग्रसित करते हैं। केंद्र त्यागी सूत्रों में से कुछ विनष्ट हो जाते हैं। प्रभावित सूत्रों से संबंधित मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं। जो बाल स्तंभ होता है, जैसे हमारी कोशिकाओं में कुछ बाल पाए जाते हैं, मतलब कुछ कोशिकाएं निकली रहती हैं हमारी नसों में से, और धीरे धीरे जब वो कोशिकाएं ब्लॉक होने लगती हैं वो नसें, तो ये एक लकवा का कारण बनता है। तो बाल स्तंभ संस्तंभ उसी को कहा जाता है। इसका लक्षण है रोग का आरंभ जुखाम तथा गले की सूजन से होता है। रोगी को बुखार तथा बेचैनी अनुभव होती है और गर्दन या कटी में अस्थायी पीड़ा और तनाव हो सकता है। रोग के साधारण आक्रमण में केवल थोड़े समय के लिए मांसपेशियां अत्यंत अशक्त हो जाती हैं, परंतु साधारण रोग का प्रभाव अस्थायी होता है, जिनके परिणाम स्वरूप हाथ पैरों में विकृति आ जाती है। अनेक रोगी जीवन पर्यंत अपंग ही रह जाते हैं। ये बनता है बाल संस्तंभ जिसको हो जाता है, तो उसकी नसें जो होती हैं शरीर की वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं और कुछ अंग उसके डैमेज होने लगते हैं शरीर के, जिसको कहते हैं हम लकवा। लास्ट है हमारी हेडिंग है इसमें जो आप देख रहे हैं, फाइलेरिया क्या है। तो भारत में फाइलेरिया का संक्रमण 2 प्रकार का पाया जाता है। पहला वह जो गंदे पानी से होता है और दूसरा जो मच्छरों द्वारा होता है। ये फैलता किस तरीके से है? रोगाणु मच्छर रोगग्रस्त मनुष्य को काटने के कोई 2 घंटे बाद अपने आवरण को त्याग देते हैं और वे दूसरे दिन मच्छर के गले में पहुंचकर वहां पर बढ़ने लगते हैं। जब मच्छर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो रोग के जीवाणु उसके रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर विकसित हो जाते हैं और लसिका ग्रंथि में चले जाते हैं। इस जीवन क्रम को पूरा करने में इस रोग के जीवाणुओं को 10 से 14 दिन लग जाते हैं और सर्दियों में अधिक समय लग जाता है। इसके लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं कि रोगी के हाथ और विशेषकर पैर की चर्म सूज जाती हैं और टांगें मोटी हो जाती हैं। रोगी को बुखार आता है, कभी कभी रोगी की लसिका ग्रंथियों में भी सूजन आ जाती है। इसका उपचार है कि रोगी को बिस्तर में विश्राम करना चाहिए, उसको हल्का भोजन देना चाहिए और चिकित्सा से अच्छा सा परामर्श करवा लेना चाहिए। तो ये हो गए हमारे संक्रामक रोगों का वर्णन। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा तीसरी यूनिट स्टार्ट होगी उसमें रहेगा हमारी शारीरिक शिक्षा, न्यू चैप्टर फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे।